हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम जुलाई 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के हैं। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और जितना हो सके एग्ज़ाम तक पीवाईक्यू एनालिसिस करते रहिए, क्योंकि जितना ही पीवाईक्यू आप लगाएंगे उससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन करिएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो तो वह मापनी क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नामित मापनी, सेकंड है क्रमसूचक मापनी, थर्ड है अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। तो देखिए, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो वो मापनी कहलाती है अनुपात मापनी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा, मापन के मुख्य रूप से 4 प्रकार या स्तर होते हैं। मापन के कितने स्तर या प्रकार होते हैं? तो 4। पहला स्तर देखिए शाब्दिक या नामित मापनी, उसके बाद दूसरा है क्रमिक मापनी, तीसरा है अंतराल मापनी तथा चौथा वाला ऑप्शन है अनुपात मापनी। यानी मापन के कितने रूप या प्रकार होते हैं? तो 4 होते हैं। अब देखिए, अनुपात मापनी मापन का वह प्रकार है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण ... में होता है। तो बताइएगा कि फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किस में होता है? अहम में, इदम में, पराहम में या परिस्थितियों में। तो देखिए, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 2 मुख्य संप्रत्यय दिए हैं इन्होंने, चेतन, अर्धचेतन व अचेतन तथा इदम अहम व परा अहम माने जाते हैं। और फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना में इदम अहम एवं अत्यहम, यानी जिसको हम कहते हैं पराहम, इन तीनों तत्वों को विशेष महत्व देते हैं। उनके अनुसार जब ये तत्व एक दूसरे के साथ समन्वित होकर कार्य करते हैं तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समन्वय स्थापित कर लेता है। और फ्रायड के अनुसार इदम व्यक्ति को अपनी दमित इच्छाओं की तत्काल पूर्ति करने के लिए प्रयास करने हेतु उकसाता है, जबकि देखिए परा अहम यानी सुपर ईगो सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। और एवं अहम यानी जिसको ईगो कहते हैं, इन दोनों के मध्य अंतर क्रिया करके व्यक्ति को वास्तविक धरातल पर तालमेल बैठाने का प्रयास करता है। और पराहम सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों एवं आदर्शों से संबंधित होता है। इसे आत्मा के अंतःकरण की पुकार कहा जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतर्कीकरण ... में होता है। तो फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतर्कीकरण पराहम में होता है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, व्यवहारवादी ... ने कहा, मुझे नवजात शिशु दें, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। तो देखिए, ये किसने दावा किया कि मुझे एक बच्चा दीजिए और मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूँ, डॉक्टर, वकील, चोर, कुछ भी बना सकता हूँ। तो देखिए, ऐसा दावा करने वाले वैज्ञानिक हैं वाटसन। देखिएगा कि वाटसन जो है तो ये अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और वाटसन व्यवहारवादी मनोविज्ञानिकों में अग्रणी थे। वाटसन ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया और मानव विकास में व्यवहारवाद की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने अपने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया। इनका मुख्य कथन है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे वो बना सकता हूँ। तो ऐसा दावा करने वाले वैज्ञानिक का नाम है जे.बी. वाटसन। यानी जे.बी. वाटसन ने ही कहा है कि आप मुझे एक नवजात शिशु दो और मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथा क्वेश्चन देखिएगा। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान आकर्षित होने में ... की प्रमुख भूमिका होती है। तो बताइएगा कि ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है। तो देखिए, ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। अब देखिए व्याख्या
कि उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, डाट डाट छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो बताइएगा किस तरह से जो है छात्र में हम रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, यानी क्या करके हम छात्रों में सीखने की रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यानी जब हम बच्चे को मोटिवेट करेंगे, प्रेरणा देंगे, तभी हम उसके अंदर में सीखने की रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो डाट डाट की स्थान पर क्या हो जाएगा, प्रेरणा। प्रेरणा पाकर बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं, जिससे ज्ञानार्जन की गति भी तीव्र हो जाती है। इसी संदर्भ में थॉमसन ने लिखा है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। सो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार। तो फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए गए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं, या फिर विस्मरण का अर्थ है कि किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता है। या सी है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। या ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। तो बताइए, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पूछा गया है। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा, इसमें व्याख्या दिया गया है कि सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ थे। इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता माना जाता है, यानी इन्हें ही मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता माना जाता है। किसे? तो सिगमंड फ्रायड को। और फ्रायड ने मानव व्यक्तित्व के विकास में मनोविश्लेषणात्मक संकल्पना प्रस्तुत किया था, तथा उनके अनुसार मानव की स्मृति मानव व्यक्तित्व के विकास में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो SOR पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वाटसन, कोफका, कोहलर या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो देखिए, SOR ये प्रस्तावित किया गया है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। अब देखिए कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण उत्तेजना प्रतिक्रिया के विचारों को अधिक सरल बनाता है। वे SOR विवरण में O की व्याख्या करते हैं और यह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को दर्शाता है। गेस्टाल्टवादी बताते हैं कि किसी वस्तु का अर्थ न केवल उत्तेजना और प्रतिक्रिया का परिणाम है, बल्कि अपने पर्यावरण को समझने में O की सक्रिय भागीदारी है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है। तो बताइए कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा पूछा जा रहा है कि ये क्या है। तो अवधि है, नवीनता है, रुचि है या आकार है। तो देखिए, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा होता है रुचि। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि होती है। व्यक्ति की रुचि जिस कार्य में अधिक होती है वह उस कार्य को अधिक ध्यान लगाकर करता है, जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए, अगले वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। तो देखिए, किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है। सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि। तो देखिए, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग ये कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उस ज्ञान के उपयोग को सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। अतः जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीधी बातें दूसरे विषय को सीखने में अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक अथवा घातक होता है, तो उसे सीखने का स्थानांतरण या अंतरण भी कहा जाता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 10 करिएगा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। देखिए, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। उदाहरण, यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी है तो वह जिज्ञासा के कारण मुंह में दबाता है और उसे काटते ही उसको तीखा का ज्ञान होता है और वह रोने लगता है, इसलिए वह मिर्च को फेंक देता है, फिर उसके पास कभी नहीं आ जाता। उसने जो है तो अनुभव से सीख लिया है कि लाल मिर्च कड़वी होती है। इस प्रकार सीखना पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। मनोवैज्ञानिक सिम्पसन के अनुसार व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली परिस्थितियों का विभिन्न प्रकार से सामना करता है, तो सीखना या अधिगम कहलाता है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन पूछा जा रहा है, तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा सीखना। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन करिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो देखिए कि सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो वह स्तंभाकृत कहलाता है, या आवृत्त बहुभुज, या संचयी आवृत्त, या रेखा चित्र। तो देखिए, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह कहलाता है स्तंभाकृत। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कि सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्तंभाकृत। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, लेकिन विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? तो किशोरावस्था में देखिएगा बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, या ध्यान पर? तो देखिए, शिशु का अधिकांश व्यवहार ये आधारित होता है मूल प्रवृत्तियों पर। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, शैशवावस्था बालक का निर्माण काल कहा जाता है और इसे सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जैसे रोना, हंसना, स्वप्रेम की भावना आदि, और यह अवस्था बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्ति पर, यानी शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है तो उसकी मूल प्रवृत्तियों पर। अब 14 नंबर क्वेश्चन करिए, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर, या चूहों पर? तो देखिए, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था वनमानुषों पर। अब देखिएगा कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने के श्रेय जर्मन मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर को है, जिसने अपनी पुस्तक मेंटेलिटी ऑफ ऑप्स में वर्ष 1925 में प्रस्तुत किया। कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग वनमानुष या सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ की क्षमता भी, विकास भी उतना ही अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डांट डांट में भी उच्च होंगे। तो बताइएगा कि यह आवश्यक नहीं है कि जो उच्च बुद्धि यानी जिनका आईक्यू लेवल बहुत उच्च होता है, तो ऐसे बच्चे किस में उच्च होंगे? तो सृजनशीलता में, अध्ययन में, विश्लेषण में, या अच्छे अंक प्राप्त करने में? तो देखिए, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डांट डांट में भी उच्च होंगे, तो सृजनशीलता में भी उच्च होंगे, यह आवश्यक नहीं है। देखिए, किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है, जबकि नवीन उत्पाद एवं नवीन खोज करने की क्षमता को सृजनशीलता कहा जाता है। अतः बुद्धि लब्धि के आधार पर सृजनशीलता का मापन नहीं किया जा सकता, तथा यह भी निश्चित नहीं हो सकता है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगम में डाट डाट ने प्रभाव का नियम दिया है। तो अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने जो है तो अधिगम में प्रभाव का नियम दिया है। देखिए अधिगम, थॉर्नडाइक ने अधिगम या सीखने के मुख्यतः 3 नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। सीखने में थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए हैं? 3, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा और देखिए व्याख्या कि प्रभाव के नियम के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख लेता है तथा असंतोष उत्पन्न होने पर उस कार्य को नहीं करता है। और प्रभाव के नियम को अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में लागू करने के लिए मुख्यतः 2 कार्य करने जो है अति आवश्यक होते हैं। शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते समय बालकों का उत्साह बढ़ाना चाहिए तथा शिक्षकों को चाहिए कि पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करें ताकि छात्रों में अधिगम के प्रति अभिरुचि हो। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो प्रत्याहान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसी कौन सी विधि है कि जिसमें स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तार्किक विधि। अब देखिएगा, स्मृति वह योग्यता है जो पूर्व अनुभवों अथवा अधिगम से सीखी गई बातों को संचित करने तथा कालांतर में उसका चेतन जगत में प्रयोग करने से संबंधित है। प्रत्याहान विधि, पहचान विधि तथा पुनः सीखना विधि स्मृति से संबंधित है, लेकिन तार्किक विधि बौद्धिक क्षमता से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास डाट डाट द्वारा किया गया था। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? साइमंड के द्वारा, होल्ट्जमैन के द्वारा, मरे के द्वारा या बायलक के द्वारा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरे के द्वारा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट का विकास ये किया गया था मरे के द्वारा। अब देखिए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है और इस परीक्षण का विकास वर्ष 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षक MS मुर्रे के द्वारा किया गया है, जिसमें एक कार्ड सादा रहता है तथा परीक्षण के समय एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग विषयों पर अलग अलग चित्र बने होते हैं तथा प्रत्येक कार्ड पर बने चित्रों के आधार पर 5 मिनट में कहानी बनानी पड़ती है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा का। बाल केंद्रित शिक्षा का जो है तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। देखिए मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में, और मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षक के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है तथा शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूलन ही तैयार किए जाते हैं ताकि छात्र सहजतापूर्वक अधिगम कर सके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल केंद्रित शिक्षा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से क्या संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या वैयक्तिकता का सिद्धांत? तो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है वर्गीकरण का सिद्धांत। देखिए वृद्धि एवं विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है, और विकास के सिद्धांत निम्नवत हैं। जैसे विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है, तो देखिए विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत जिसे हम एकीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, व्यक्तिकता का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत और विकास क्रम का सिद्धांत। वर्गीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं होता है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन करिए,
कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के नियम पूछा गया है, किस नियम पर आधारित है? तो यह है तत्परता का नियम पर। देखिए, तत्परता में कार्य करने की शक्ति निहित होती है तथा साथ में तत्परता में सक्रियता भी बढ़ जाती है। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं और इस नियम के तहत निम्न कार्य करने चाहिए। शिक्षकों को बालकों की अभिरुचि एवं अभिक्षमता का मापन कर लेना चाहिए और जिससे उनकी तत्परता का ज्ञान हो सके, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगे देखिएगा कि बालकों को तत्परता के अनुरूप शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। पूर्व पाठ से कुछ प्रश्न पूछकर नवीन पाठ आरंभ करनी चाहिए, जिसे कहते हैं पाठ प्रस्तावना। और भाटिया के अनुसार तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। तो इस क्वेश्चन में जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने की किस नियम पर आधारित है? तो वो नियम है तत्परता का नियम। राइट आंसर इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन करिएगा, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण। तो देखिए, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान होता है प्रत्यक्षीकरण। देखिए, संप्रत्यय निर्माण के सोपान निम्न है: प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, पृथक्करण और सामान्यीकरण। अतः संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। और सबसे लास्ट में कौन सा सोपान होगा? सामान्यीकरण। विभेदीकरण दूसरे नंबर पे हो जाएगा और प्रत्यक्षीकरण जो है पहले नंबर पे होगा। पृथक्करण तीसरे नंबर पे हो जाएगा। तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान होता है प्रत्यक्षीकरण। आइए अगला वाला क्वेश्चन करिए। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डॉट डॉट द्वारा दिया गया था। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? टोलमैन के द्वारा, बैंडूरा के द्वारा, थर्नडाइक के द्वारा या फिर कोहलर के द्वारा? तो देखिए, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय ये दिया गया था बैंडूरा के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय अल्बर्ट बैंडूरा के द्वारा दिया गया और प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का निर्माण दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण करने से होता है। इसे पहले अनुकरण कहा जाता था। बैंडूरा ने कई प्रायोगिक अध्ययनों में प्रेक्षणात्मक अधिगम की विस्तृत खोजबीन की। और आगे देखिएगा कि इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसलिए इसे कभी कभी सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। हमारे सामने ऐसी अनेक सामाजिक स्थितियां आती हैं जिनमें यह ज्ञात नहीं रहता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण करते हैं और उनकी तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंडूरा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? तो ये अल्बर्ट बैंडूरा के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? तो देखिए, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, ये जो हैं आगमन विधि के उदाहरण हैं, यानी आगमन विधि के सोपान हैं। देखिए, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण का सोपान आगमन विधि के अंतर्गत आता है। शिक्षण के आगमन विधि में शिक्षक अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन करिए। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारण कौन कौन से हैं? रुचि है, लक्ष्य है और अभिवृत्ति है। देखिए, अवधान के आंतरिक निर्धारण निम्न है: अभिरुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, आदत, जिज्ञासा, आवश्यकता, प्रशिक्षण, अर्थ आदि। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है? केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। देखिए, तीनों ऑप्शन में केवल दिया गया है, तो इसको तो हटा ही दीजिए, ये तो होने वाला नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, ये हो गया 26 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन करिए। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने के कारण होती है, तो वह अवस्था क्या कहलाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो बताइएगा कि ऐसी कौन सी अवस्था है जो कि मादा के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने के कारण होती है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, पूछा गया है। तो डाउन सिंड्रोम या क्लीनफेल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। तो देखिए कि वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, तो उस अवस्था को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। देखिए डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक या क्रोमोसोम जनित विकार है और ये एक जीवन पर्यंत स्थिति है जो शरीर में क्रोमोसोम्स का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने से होती है। सामान्य रूप से शिशु 46 क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं और 23 क्रोमोसोम का एक सेट पिता से और 23 क्रोमोसोम का एक सेट माता से ग्रहण करते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त 21वीं क्रोमोसोम आ जाता है, जिससे उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है, यानी 46 से बढ़कर एक संख्या 47 हो जाती है। तो ये आनुवांशिक परिवर्तन शारीरिक विकास और मस्तिष्क के विकास की गति को धीमा कर देती हैं और शिशु में मध्यम से औसत बौद्धिक विकलांगता का कारण बनती है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए 28 नंबर क्वेश्चन करिएगा। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कोहल वर्ग के अनुसार ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है, तो उस अवस्था का नाम है पूर्व पारंपरिक अवस्था। देखिए लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। पूर्व परंपरागत अवस्था जिसको हम कहते हैं प्राक रूढ़िगत स्तर, उसके बाद परंपरागत स्तर जिसको हम कहते हैं रूढ़िगत नैतिक स्तर, तथा तीसरा है उत्तर रूढ़िगत स्तर। तो पूर्व परंपरागत अवस्था में बालक में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो सही क्रम आपको पहचानना है। पहले वाले ऑप्शन में है अंडाणु शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, या ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु, या अंडाणु शुक्राणु युग्मनज तथा ब्लास्टोसिस्ट। तो कौन सा जोड़ा इसमें सही होगा बताइएगा। तो देखिए सही क्रम इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले होगा अंडाणु शुक्राणु युग्मनज तथा ब्लास्टोसिस्ट। अब देखिए यह प्रक्रिया निषेचन से संबंधित है और जिसमें सर्वप्रथम गर्भाधान क्रिया के दौरान सर्वप्रथम अंडाणु एवं शुक्राणु आपस में मिलते हैं। इनके मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। तत्पश्चात ब्लास्टोसिस्ट क्रिया द्वारा शिशु का निर्माण होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी 30 क्वेश्चन इस क्वेश्चन करने के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देखिए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डॉट डॉट द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, यानी अंतर्मुखी व्यक्ति, बहिर्मुखी व्यक्ति तथा उभयमुखी व्यक्ति का व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, क्रेचनर के द्वारा, युंग के द्वारा, या सेल्डन के द्वारा, या स्प्रेंजर के द्वारा। तो देखिएगा कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण ये किया गया है युंग के द्वारा। देखिए युंग जो थे तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया तथा बताया कि व्यक्तित्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युंग के द्वारा किया गया है ये।